जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब चूंकि हमारे दूसरे जो प्रमुख वक्ता हैं आचार्य रामानुज जी, और मैं समझता हूं कि जो चीज़ें मैंने उनसे सुनी हैं पॉलिटी के रूप में, अभी तक बहुत कम ही वक्ता इस पर बात करते हैं। तो आचार्य रामानुज जी, आप आएँ और अपनी बात रखें परिचय के साथ। स्वागत है सर। आप सभी को नमो बुद्धाय, ताशीदेले। आवाज आ रही है? जी सर, एकदम परफेक्टली आ रही है। ताशीदेले। हाँ, ताशीदेले। किस विषय पर मुझे बोलना है राहुल जी? आप किसी भी विषय पर बोले सर। आप बहुत अच्छा बोलते हैं कि कैसे हमें बौद्ध की ओर जाना चाहिए, या बौद्ध की ओर जाना और या पुरोहिती में आना कैसे हम लोग को एम्पावर कर सकता है। बहुत अच्छी बात बोलते हैं। कैसे यजमानों को, हमारे बीच के पुरोहितों को भी अच्छे रूप से, आर्थिक रूप से मदद करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे बीच के पुरोहित तो अच्छा तुम चलो 50 रुपये ही रख लो या बिना पैसे कहीं कर दो, ये सब नहीं करना चाहिए। आप बहुत अच्छी तरह से ये बोलते हैं। तो आप जिस भी चीज़ पर बोलना चाहें। जी सर। जी, मैं हमेशा सभी बिंदुओं को आर्थिक यानी अर्थ के केंद्र में रखता हूँ, और ये मैं ही नहीं, ये सच्चाई है। आप सब लोग जीवन जीते हैं और सब पता है कि पूरी दुनिया का केंद्र धन है, अर्थ है, भगवान नहीं है। भगवान उसके पीछे है। इसी तरह जैसे, और आप लोगों ने जो अच्छा काम किया है उसका एक रिजल्ट बताएं। हमारे एक मित्र हैं तेजस भाई पटेल, अमेरिका में। तो एक दिन फोन पर बात हुई, उनने कहा रामानुज भाई 200 पुरोहित भेजिए यहाँ अमेरिका में, और उनका वीजा हम 24 घंटे के अंदर करवा दें। तो अभी देखे, यानी पुरोहित जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। वो वर्क परमिट के दूसरे वीजा के लिए अमेरिका के लिए कम से कम 20 साल का इंतजार करना पड़ता है। पुरोहित का वीजा 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। अमेरिका में आप पहुंच गए, वही पुरोहिती यहाँ करते हैं, वही अमेरिका में करते हैं, बोलना वही है। तो आपकी इकोनॉमी साउंड होगी। तो ऐसे ये जो आप लोगों ने काम किया, ये एक बड़ा बड़े विजन के साथ तैयार हुआ। दूसरा, ये जो आप लोगों ने काम किया, मैं अभी कानपुर गया था, अभी मैं दिल्ली में हूँ, जंतर मंतर से अभी मैं देखे बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो मैं कानपुर में था। कानपुर का, फतेहपुर का हमने अध्ययन किया। छेदालाल जी से भी मिला। छेदालाल जी के मिलने से पहले जो हमने फतेहपुर जिले का, कानपुर नगर का, कानपुर देहात का जो हमने अध्ययन किया, छेदालाल जी ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। वो वहाँ 50 से 100 पुरोहितों का एक जो टीम है, समूह खड़ा हुआ, और वो इतना बेहतर नेटवर्क, और वो दकियानुसी उसमें ही नहीं है। वो अभी उनको कई हर समाज वाले भी पुरोहिती है, वो जो सनातन वाला वो भी है, सभी तरह का। और नया नया वो सीखने का प्रयास भी करते हैं। नए उसमें जब छेदालाल जी मिलने आए मुझसे, तो उन्होंने नए नए विषय पर जानने की कोशिश किया, और मैं वहाँ बहुत सारे लोग मिलने आए। तो कहने का जो अभी ये आप लोगों ने किया, तो बाकी जगह का तो चले मान लीजिए नेटवर्क भर है या अपनी अपनी जगह लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो 3 जिले में, इसका बड़ा व्यापक असर हमें देखने को मिला। ऐसे अगर हर जिले में काम हो, तो जो ये टीम है, ये पुरोहित प्रशिक्षण के माध्यम से ही पूरे देश में एक कवर कर सकती है। दूसरी बात है, ये जनता से जुड़ने का सबसे बेहतर माध्यम भी है। जब आप पुरोहित या प्रशिक्षण या संस्कार जब आप ये करवाते हैं, तो आम आदमी से सीधे जुड़ते हैं, और ये जनता के लिए, आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। तो जनता के बीच में घुसने का सबसे बेहतर माध्यम ये है, पहले विचारधारा की टकराहट में ना करके, तो जितना भी है, और ये आप लोग बोलते भी रहे हैं पहले, और ये हमने 3 जिलों से महसूस किया। और जैसे बस्ती है, तो बस्ती में अर्जक संघी लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें पुरोहिताई में या इसमें संस्कारकों में। तो
ये 4 जिलों का जो परिणाम हमने देखा वो आपका बहुत अच्छा है और ये बड़ा नेटवर्क है। तो मैंने ये महसूस किया जब हमने लोगों से कहा कि इसमें बुद्धिज्म फैलाना है, तो एक भी आदमी ने विरोध नहीं किया। सबने कहा। अभी देखे मैं कानपुर जिले में था, तो कानपुर फतेहपुर वालों ने मिला करके कम से कम 8 आदमी ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि भाई हम, किसी ने कहा 3 एकड़, किसी ने कहा 5 एकड़ हम जमीन देते हैं और यहाँ जो है मोनास्ट्री बनाए। तो ये जो आपका नेटवर्क है, आपका ये जो टीम है और ये जो राष्ट्रीय स्तर पर आपने जोड़ने का प्रयास किया, तो उसका ऑटोमेटिक जो है बुद्धिज्म की ओर एक परिवर्तन शुरू हो गया। ऑटोमेटिक मतलब उस समय हमें या किसी दूसरे लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ा। तो यानी प्रथम चरण का काम ये हो, दूसरे चरण का एक और काम होगा, तीसरे चरण में आप देखेंगे कि आप जो चाहते हैं छुटकारा, एक जो परजीवी वर्ग है, तो ऑटोमेटिक जो है उससे विजय की ओर आप बढ़ रहे होंगे। तो ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। अब इस पर आते हैं कि भाई हम जिस मुद्दे पर काम कर रहे हैं उस मुद्दे पर हम लोग और क्या कर सकते हैं, या आने वाले समय में क्या विकल्प। देखें, किसी से भी हमारे लाखों लाख सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, लाखों लाख राजनीतिज्ञ हैं, बहुत से अधिकारी कर्मचारी हैं, सब ये मानते हैं कि सत्ता के बल पर ही हम सब कुछ कर सकते हैं। यह सत्ता जो है विकास की चाबी है, सभी विकास के दरवाजे की चाबी जो है वो सत्ता है। तो हमने जो अध्ययन किया कि सत्ता कब मिलेगी, सत्ता रिलीजन से मिलता है, सत्ता धर्म से मिलता है। इस समय हिंदुइज्म की सत्ता है, यानी संघ की सत्ता है। हिंदुइज्म का विकल्प केवल और केवल बुद्धिज्म हो सकता है, बुद्धिज्म के अलावा। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिज्म के मुकाबले हिंदुइज्म कहीं ठहरता है। आपको अंतरराष्ट्रीय सहयोग चाहिए, अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का सबसे बेहतर माध्यम बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म के अलावा आपको दूसरे रास्ते से अंतरराष्ट्रीय सहयोग नहीं मिल सकता। इसीलिए आप देखते हैं कि SC ST OBC के लोगों को जब भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होती है, तो कहीं आपकी कहीं आवाज उठाना है, आपको कहीं दुनिया के लोगों तक आवाज पहुंचाना है, तो कोई माध्यम ही नहीं है, आपकी आवाज यही जो है दब करके रह जाती है। तो ये बुद्धिज्म ही ऐसा माध्यम है कि बुद्धिज्म के सहारे सहारे आप दुनिया के हर देश, दुनिया के लोगों के संपर्क में आ सकते हैं और पूरी दुनिया में अपनी आवाज उठा सकते हैं, पूरी दुनिया में अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा, जो दुनिया में विकसित देश हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोलॉजी से भरपूर है, शिक्षा से भरपूर हैं, धन से भरपूर हैं। आप चाहे चीन का नाम ले, चाहे जापान का नाम ले, कोरिया है, थाईलैंड है, आज बल्कि जर्मनी कहने को क्रिश्चियन देश है, लेकिन जर्मनी बुद्धिज्म का बड़ा सेंटर है। अमेरिका कहने को क्रिश्चियन देश है, लेकिन अमेरिका, कनाडा, फ्रांस ये बुद्धिज्म के बड़े सेंटर है। आज पूरे दुनिया में सबसे बड़ी जो बुद्धिज्म के लिए फंडिंग करता है वो अमेरिका और जर्मनी जैसे देश करते हैं। जो ड्रिकुंग काग्यू जो पूरी दुनिया की वर्ल्ड सबसे बड़े रिचेस्ट मोनास्ट्री में आते हैं, उनका संचालन जर्मनी से होता है। जो निंगमा है, पूरे बुद्धिज्म का 70% अकेले निंगमा है। निंगमा का पूरा संचालन ही अमेरिका, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन से होता है। तो आप देखेंगे आज मतलब जापान वगैरह से भी ज्यादा, कोरिया वगैरह, थाईलैंड वगैरह से भी ज्यादा अगर कहीं से बुद्धिज्म के लिए बड़ा काम हो रहा है वो अमेरिका है, जर्मनी है, कनाडा है, फ्रांस। ये जो सेचेन की जितनी बड़ी बड़ी सब मोनास्ट्री चलती हैं, ये सब फ्रांस से चलती, फ्रांस से संचालित होती हैं। तो कहने का मतलब यह है, जब बुद्धिज्म की ओर आप आते हैं तो पूरी दुनिया से संपर्क बनाने में आपको मदद मिलती है। आपको ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल एजुकेशन में, आपको ग्लोबल मीडिया में संपर्क करने में आपको मदद मिलती है। इसलिए बुद्धिज्म की ओर आप ऐसे अंदाजा लगाइए, अभी लखनऊ राजधानी है, लखनऊ में आप बैठ जाइए, किसी से संपर्क नहीं हो पाता। वही आप सारनाथ में बैठ जाइए, पूरी दुनिया का आदमी, आप पूरी दुनिया के आदमी से आपकी मुलाकात होगी। पता चलेगा जो आपके बगल में चाय पी रहा है वो जर्मनी का है, जो आपके साथ खाना खा रहा है वो अमेरिका का है, जो आपके साथ वहाँ परिक्रमा कर रहा है पता चलेगा वो जापान से है। तो यानी ये तो जैसे सारनाथ है, आपका कुशीनगर है, श्रावस्ती है, संकिसा है, आपका ये वैशाली है, बोध गया है, आपका नालंदा है, राजगीर है, लुम्बिनी है। इन जगहों पर जैसे बैठते हैं तो दुनिया के आदमी से आपका परिचय होना शुरू हो जाता है। लेकिन उनसे परिचय कब होगा? आप
बुद्धिस्ट नहीं है तो आपसे वो कोई बात भी नहीं करेगा, एक भी आदमी बात नहीं करेगा। जैसे आप हिंदू के रूप में अपना परिचय देंगे, कोई बात नहीं करेगा। तो जब बुद्धिस्ट होंगे तभी वो बात करेगा। तो यानी उससे संपर्क करने के लिए आपको बुद्धिस्ट होना जरूरी है। और बहुत सारे आप लोगों में लाखों करोड़ों लोग हैं जो बुद्धिज्म को बिना हम लोगों के समझाए ही ऑटोमेटिक बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं, बुद्धिज्म के विचार से। और आपके समाज का कल्चर भी ऑटोमेटिक, आप सारे लोग ऑटोमेटिक नेचुरल बुद्धिस्ट हैं, उसमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। या कोई ये कहे कि हमने दीक्षा दे दिया या दीक्षा ले ले तभी है, नहीं नहीं, ये भारत का जो आदमी है वो नेचुरल बुद्धिस्ट है। विशेषकर आपके वर्गों का, ये जो किसान वर्ग है, आपका ओबीसी वर्ग है, एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, नेचुरल बुद्धिस्ट है। भगवान बुद्ध आपके बीच है, भगवान बुद्ध से लेकर ये लंबी परंपरा है, सम्राट अशोक से लेकर के आपको बताए, हम वहाँ काठमांडू में थे, तो ये जो सेंटर है, ये वहाँ पूरी दुनिया में आज भी जो पाटलिपुत्र है, जो पटना है, उसको बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। तो क्यों देखा जाता है, मतलब सम्राट अशोक से लेकर सम्राट कनिष्क से लेकर, और जितना यहाँ एक भगवान बुद्ध का ही नाम हम लोग जानते हैं, हजारों हजार इतने बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु हुए हैं, इतने उन्होंने काम किए हैं कि उनको पूरी दुनिया जानती है। हम लोग बुद्धिस्ट नहीं इसलिए नहीं जानते। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, ये सब मोनास्ट्री थे, ये सब बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थे। ये कोई विश्वविद्यालय जैसे कोई कहता तक्षशिला विश्वविद्यालय हिंदुओं का था, हिंदुओं का नहीं था, ये सब मोनास्ट्री है। आज भी तक्षशिला में बुद्धिस्ट अवशेष है, पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट आकर के वहाँ मीटिंग करते, सेमिनार करते हैं। अब तो विश्व धरोहर के रूप में उसको संरक्षित किया गया है। तो ये आपके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज पहुंचाने का, अपना संपर्क स्थापित करने का, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने का, अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने का, टेक्नोलॉजी को मजबूत करने का सबसे बेहतर माध्यम बुद्धिज्म है। और मैं एक बात बताऊं, ये दुनिया के बुद्धिस्ट देशों में जब आप जाते हैं तो भारत के आदमी का बहुत सम्मान होता है। उसको कहते हैं ये भगवान बुद्ध के, भगवान के देश से आए, भगवान का मतलब भगवान बुद्ध। तो बहुत बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतना आपका सम्मान करते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर जिसकी वजह से हमें सम्मान मिले, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी मजबूत हो, जिसकी वजह से हमें शिक्षा मिले, जिसकी वजह से हम दुनिया में एक ताकतवर समूह बन करके उभरें, तो क्या उससे जुड़ने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। इसलिए जरूरत है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आइए एक 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 लक्षित तरीके से हम सब मिलकर काम करें और धीरे धीरे सीखेंगे। और एक बात आपको बताऊं, बुद्धिज्म वट वृक्ष है, बट इतना ज्यादा उसके अंदर, जितना ज्यादा उसके अंदर घुसते चलेंगे, घूमते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, अध्ययन करते चलेंगे, धीरे धीरे लिंक टू लिंक, लिंक टू लिंक ऐसे बढ़ते चलेंगे, आपका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा और आपका संपर्क भी बढ़ता जाएगा, काम भी बढ़ता जाएगा और आपका सिस्टम भी मजबूत बनता चलेगा। तो ये कुछ बातें रही। और हम ये कहेंगे, बहुत सारे लोग हैं, जो आप सब लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि भाई काम कैसे करें। आप जितना काम कर रहे हैं करिए, और बुद्धिज्म के लिए प्रेरित करें। हम ये नहीं कर रहे हैं कि दीक्षा ही लीजिए। अभी भी लाखों करोड़ों की संख्या में आपके भाई बहन हैं जो इससे संबंधित हैं, इसके अनुयायी हैं, आपके ही देश में, और अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जो अनुयायी नहीं हैं वो भी मध्यम वर्ग के बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग हमें मिले हैं जो विपश्यना किए हुए, विपश्यना में जाते। बहुत सारे लोग हैं जो फॉलोवर हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे की कनेक्टिविटी नहीं। तो ये जो बुद्धिज्म है ये केवल पूजा पाठ करने का माध्यम नहीं है। भगवान बुद्ध कोई पूजा पाठ नहीं सिखाते थे, इसलिए भगवान बुद्ध ने क्या सिखाया? ये विपश्यना, मेडिटेशन। भगवान बुद्ध ने केवल इसी की खोज किया, यही सीखा। जो उनके सामने जाता था तो भगवान बुद्ध उसको विपश्यना ही सिखाते थे। विपश्यना जैसे सिखाते थे न्यूट्रल हो जाता था। न्यूट्रल का मतलब ये क्या है? समता, समभाव, जीरो। जैसे जीरो है शून्य, शून्य शून्य ही तो सम है ना निगेटिव है ना पॉजिटिव। यही है समता, यही है सम, यही है बराबर। तो भगवान बुद्ध ने उस समय खोज किया। तो
तो ये बुद्धिज्म में उसका दर्शन यही है। ये भगवान बुद्ध ये नहीं देखने जाते थे कि कौन मांस खाता है, कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी, कौन क्या कर रहा है। भगवान बुद्ध ने, जैसे कोई कहता है शाकाहारी होना चाहिए, मांसाहारी होना है, भगवान बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए यह कहा कि आप भिक्षा के लिए, खाने भोजन के लिए आप 5 घर जाएंगे और जो आपको मिला, जैसे मिला वैसा ही आपको ग्रहण करने लगा। तो हम अगर किसी के घर में खाना मांगने गए तो उसके यहाँ तो वही ना मिलेगा जो उसने बनाया होगा। हमको जान करके थोड़ी बनाया होगा, उसको पता ही नहीं होगा। अगर उसके घर में साग भाजी बनाए, साग भाजी मिल जाएगा। उसके घर में मछली बनाए, मछली मिल जाएगा। उसके घर में रोटी बनाए, रोटी मिल जाएगा। तो वो तो हमें जानता नहीं है कि आज हम आएंगे उसके यहाँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा जो मिल जाए, जैसा मिल जाए वैसा ही आपको ग्रहण कर लेना है। तो भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मांसाहारी भोजन करना चाहिए या शाकाहारी भोजन करना चाहिए, ये कुछ नहीं। इसलिए जो है बहुत सारी बातें फिजूल के लोग करते हैं। तो बहुत ये जीवन बहुत सहज और सरल है। तो हम ये कहेंगे अब सोशल वर्करों के लिए, जो सोशल वर्कर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, आप सब लोग अपने बच्चों को, ये पूरी दुनिया से जुड़ना है तो एक तरीका है, एक रास्ता है। आप सभी लोग अपने बच्चों को मोनास्ट्री में भेजिए और मोनास्ट्री में पढ़ने वाले बच्चों को भेजिए जो पढ़ सकते हैं। उसका अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं। जैसे कोई कहता है गरीब बच्चों को भेज दे, अनाथ बच्चों को, नहीं नहीं। पढ़ने वाले बच्चे का स्वभाव पढ़ने का होता है, न पढ़ने वाले का स्वभाव न पढ़ने का होता है। पढ़ने वाला बच्चा, गरीब घर का भी बच्चा अच्छा पढ़ सकता है, अमीर घर का भी बच्चा अच्छा पढ़ सकता है, एक मजदूर का भी बच्चा अच्छा पढ़ सकता है, एक किसान का भी बच्चा अच्छा पढ़ सकता है, एक टीचर का भी बच्चा अच्छा पढ़ सकता है। तो जो पढ़ने वाले, क्योंकि आगे चल करके हमें विद्वान बनना है। विद्वान कौन बनेगा? जो पढ़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि गरीब घर का ही बच्चा आप भेज रहे, अनाथ घर का बच्चा भेज दें, वो पढ़ेगा। मोनास्ट्री ये एजुकेशन सिस्टम, ये जैसे मैंने बताया नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला था, बल्लभी था, तक्षशिला था, इनके जैसे 20 विश्वविद्यालय नहीं 20 मोनास्ट्री उस समय थे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। और आज भी वो पूरी दुनिया में, जब ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो संस्थान फिर से भारत में आ गए। यानी पहले यहाँ से ये बुद्धिज्म का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में गया। आज जब ग्लोबलाइजेशन आया तो फिर से वो भारत में आ गया। तो हम लोगों को इस पर काम करना है, मिलकर काम करना है। और यही मुख्य बातें हैं। और कुछ अगर पूछना है तो हम ऑनलाइन हैं और आप कुछ पूछें तो बताएं, है ना। जब कुछ सवाल होता है तो समझाने में आसानी होती, कुछ सवाल हो तो हम जवाब दे सकें। कुछ पूछना है कभी पूछें, हमारा नंबर ले लें, आदरणीय जनार्दन जी के पास, राहुल जी के पास, अशोक जी के पास, जो लगभग एक्टिव है उनके पास हमारा नंबर है और मैं इसमें पूरा मार्गदर्शन कर सकता हूं। और आपको बताएं, हम लोग मिलकर काम करने लगे। अभी 5 साल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हम लोग बन जाए, केवल 5 साल। अभी एक चरण का काम यह हुआ कि बच्चे मोनास्ट्री में जा रहे हैं। मोनास्ट्री के द्वारा दुनिया के बुद्धिस्टों को पता चला कि यूपी, एमपी, राजस्थान, इन भारत के बेल्ट में बुद्धिस्ट लोग हैं। दूसरा, जब ये पता चल गया तो जो बड़े बड़े रिम्पोचे हैं, जून में मैं काठमांडू में था, 25 रिम्पोचे लोगों की मीटिंग हुई, ने समीक्षा किया। सबने तय किया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में बड़ी बड़ी मोनास्ट्री बनाना है। मतलब जो 30 एकड़ में, 40 एकड़ में, 50 एकड़ में मोनास्ट्री, यानी उनने सब ने, यानी अब यूपी और एमपी के हर जिले में मोनास्ट्री बनना शुरू हो जाएगा। अब जमीन तलाशे जा रहे हैं। तो देखे जैसे ये बच्चे गए तो उनका जो इंटरेस्ट है आपकी तरफ ऑटोमेटिक बढ़ने लगा। तीसरा, तो ये बाहर, जब यहाँ मोनास्ट्री आपके जिले में बन जाएगा तब क्या होगा, आपके जो लोकल बच्चे हैं वो यही पढ़ने लगेंगे। फिर तीसरा क्या होगा, दुनिया के हर देश के जो लामा है, टीचर्स है, वो यहाँ रहने लगेंगे। जब यहाँ रहने लगेंगे, आप लोग भी उनको खाना खिलाने, चाय पिलाने अपने घर ले जाएंगे तो आपका संपर्क बढ़ेगा। मान लीजिए अब जापान का कोई लामा है, उससे आपका परिचय हो गया तो आप भी कहेंगे कि भाई लामा जी हमको जापान ले चलिए। कोई जर्मनी का मिल गया तो आप कहेंगे हमको जर्मनी ले चलिए। तो आपका आवाजाही संपर्क बिल्कुल बढ़ जाएगा ना। ठीक है। तीसरा ये है कि छोटे छोटे बुद्ध विहार बनाने की हम लोगों को जरूरत है। जैसे एक जिले में 1 एकड़ जमीन मिल जाए, 2 बीघा मिल जाए, तो जमीन कोई ये छोटी आकार वाली जमीन कोई दान में दे दें। तो बाहर के जो संस्थानों से कुछ लोकल का पैसा लेकर, बाहर का पैसा लेकर के
लोकल की कमेटी बन जाए, लोकल की कमेटी का ट्रस्ट बन जाए और वो जो है बन जाए, तो एक ऐसे सेंटर, ये ऐसे हर जिले में हर ब्लॉक में ऐसे सेंटर बनाए जा सकते हैं। तो तीसरे चरण पर हम लोग जो है इस पर काम करें। चौथा यह है कि धम्म दीक्षा कार्यक्रम हम लोग को आयोजित करना है हर जिले में, रुकना नहीं। अभी देखे धर्मांतरण का कानून बना दिया, दिख रहा है मुस्लिम के खिलाफ, ये मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, बुद्धिज्म को रोकने के लिए। मुस्लिम को कौन रोक पाएगा, उसका अंतर्राष्ट्रीय सब कुछ है, ठीक है, और वहाँ कुछ नहीं रोका जा सकता, उनको रोकने की हैसियत नहीं है। लेकिन ये जहाँ दिख नहीं रहा है, जैसे बुद्धिज्म वाला दिख नहीं रहा है, अब जैसे ही इन लोगों ने, अभी यूपी गवर्नमेंट ने ये कानून बना दिया, तो अब क्या है कि मोनास्ट्री जो है धीरे धीरे एडमिशन देना बंद कर देंगे डर के मारे। तो हम लोगों को बजाय बटने के एक बहुत तेजी से तूफानी गति से काम करने की जरूरत, इकट्ठा होकर के काम करने की जरूरत है। इकट्ठा होने में क्या है, सब जितने SC ST OBC की जातियां हैं सबको जोड़कर सबके बीच में काम करें, तो फिर क्या होगा कि हम लोगों के कार्यक्रम को रोक नहीं पाएंगे। फिर खुद ये बचने की, यानी हम लोगों की तरफ से अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़े उनसे हो, तो ये OBC SC ST इकट्ठा रहे, तो ये कहीं लड़ने की हिम्मत इनके औकात है। जैसे मैं बताऊं, अभी हम फतेहपुर गए, हम पहले पूरा यूपी घूम आए अभी इधर 15-20 दिन में, तो हमने ये देखा धम्म दीक्षा कार्यक्रम के लिए हमने कहा कानपुर का, फतेहपुर का कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा ये मजबूत है। हमने जैसे कहा कि भाई ये ब्राह्मण ठाकुर ये लोग रोकते हैं और धम्म दीक्षा कार्यक्रम करना है, तो क्या आप लोग करवाएंगे? तो जितने भी कानपुर के, फतेहपुर के कुर्मी, कुशवाहा लोग मिले, लोधी लोग मिले, सब ने कहा हर तरह से ओपन होगा, सब कुछ होगा बढ़िया। तो कहना क्या मतलब, जहाँ आप मजबूत हैं तो वहाँ वो कहीं भी उनकी लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए हम लोगों को लड़ना है, देखना है, और तरह तरह के हथकंडे जो है ये लोग अपना रहे हैं रोकने के लिए। तो हम सब लोग अगर मिल के काम नहीं करेंगे, बटे रहेंगे, तो कोई भी परिणाम हम लोग नहीं दे पाएंगे। और हमारे लोग इसीलिए लड़ाई हार जाते थे। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी है, कोई भी हमारा, जैसे विद्यार्थी है, अब हम लोग लाखों विद्यार्थियों को कंपटीशन की तैयारी में लगाए हुए हैं, कहीं नौकरी की भर्ती हो नहीं। जब भर्ती ही नहीं होगी तो ये क्या करेंगे, कहाँ से रोजगार मिलेगा? पीछे से करोड़ों बच्चे आ रहे हैं, पीछे से करोड़ों आ रहे हैं, कहीं नहीं हो रहा है, तो वो हमारा किसी काम का नहीं। हमारे आंदोलन, अभी इन विद्यार्थियों को नौकरी चाहिए, इन विद्यार्थियों को शिक्षा चाहिए। देखिए, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं करता, स्वास्थ्य पर पैसा नहीं खर्च करता, रोजगार पर पैसा नहीं खर्च करता। हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हर जिले में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख विद्यार्थी, हमारा विद्यार्थी लड़ाई के लिए उतरता नहीं है, तो हम कोचिंग में उसको उलझाए हुए हैं। तो कोचिंग में कहाँ से, अभी देखे अब कितना UPSC की तैयारी में करोड़ों बच्चे लगे हुए, होना तो 1 साल में 1,000 का आदमी का है ना, सब छोटी बड़ी नौकरी मिला के UPSC का। अब UPSC में 1,000 का होना है, 1 करोड़ टेस्ट दे रहे पहले से तय है, और 1,000 में भी 500 का नरेंद्र मोदी खुद ही नियुक्त कर लेता है, ठीक है। तो जब खुद ही नियुक्त करना है तो कहाँ से संभावना है? संभावना नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो जहाँ भी है, चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, सब लोग मिलकर के, सब लोग 1-1, 2-2 घंटा समाज को जगाने के काम में, सब एक साथ, कोई छोटा बड़ा नहीं। हम लोगों में दिक्कत क्या है, हमारे भी आज लाखों की संख्या में अधिकारी हैं, अधिकारी कर्मचारी लाखों की संख्या में। अभी यूपी पुलिस का हमने जो है डाटा लिया, आंकड़ा लिया, उसमें 50% से ज्यादा OBC SC ST के कर्मचारी। सबके बीच ऐसे हर विभाग का काम करने की जरूरत है ना, सबके बीच में संगठन करने की जरूरत है, सबके बीच में बातचीत करने की, सबके बीच में वैचारिक। ये चुनावी राजनेता जो इस समय है, कोई सांसद बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, इन लोगों से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, और वो लोग करेंगे भी नहीं। वो देखे एक पार्टी बदल कर अगली पार्टी में चले जाते हैं टिकट लेके, तो कहाँ, तो उसका आधार रह ही नहीं गया। तो अगर आप गरीब से गरीब जनता के साथ, छोटे जैसे गरीब आदमी है, आज 2 आवश्यकताएं सबके लिए जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य। आज जिसके पास पैसा नहीं, उसका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। हम लोग कभी सोचते हैं, जैसे अपने बच्चे को तो सोच रहे हैं उसको कोटा कोचिंग कराएंगे, दिल्ली कोचिंग कराएंगे, बड़ी जगह भेजेंगे, लेकिन हमारे पड़ोस में जो 100 घर है, 200 घर है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? पता है, कभी चर्चा करते हैं, कभी चर्चा नहीं करते। उसको दवाई कहाँ से मिलेगी, कभी चर्चा करेंगे? मैं हजारों लोगों को जानता हूँ जिनको जब दवाई की गंभीर बीमारी की जरूरत पड़ी, उनके घर बिक गए, जमीन बिक गए, उनका बच्चों की पूरी पढ़ाई छूट गई हर जगह। तो भाई, जब हम लोग समाज के साथ पढ़े लिखे लोग खड़े ही नहीं होंगे तो हमारे साथ भी यही आएगा।
आज नरेंद्र मोदी क्यों अधिकारी कर्मचारी, योगी आदित्यनाथ सारे ओबीसी SC ST के जितने कर्मचारी उनको सबको परेशान किए, क्यों परेशान किए? वो जानता है कि इनके साथ जनता नहीं है, और सबको जबरदस्ती BRS दिए दे रहा है, रिटायर किए दे रहे, ये तो जबरदस्ती नौकरी से निकाले दे रहा। अभी जितनी यूपी में भर्तियां हुई सब में जो है ब्राह्मण ठाकुर लाला बनियों की भर्ती कर लिया, सबको भर्ती कर लिया, अब क्या कर लेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि जनता से जुड़ने की, जो गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर आदमी, उसके साथ भी खड़े होने की जरूरत है। और आप लोग कितने भी बिजी रहे, कुछ भी करें, अब जो हमारा रिटायर आदमी है वो रिटायर होने के बाद भी नाती पोतों में लग गया, जिस उससे नहीं, अरे भाई नाती पोतों में अब लगने की क्या जरूरत है? आपका बेटा है, आपका बहू है, वो देखे। आप, हम कहते 24 घंटे न दीजिए, 2-4 घंटे तो समाज को दीजिए ना, आपको पेंशन मिलती है ना। हम कहते हैं अभी 4-5 साल इधर पेंशन बंद हुई है, लेकिन जो पुराने अधिकारी कर्मचारी उनको पेंशन मिल रही, पेंशन मिल रही तो 1000-2000 रुपए खर्च कर सकते हैं। और जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी तो अपनी ओर से, ये सब लोग लगे, सब लोग, नहीं तो लेकिन नाव डूबती है तो सब डूब जाते हैं, और नाव पार होती है तो सब पार हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे कि अहंकार मत पालिए। हम बहुत सारे IAS इतने IAS IPS अपने हुए, किसी काम के नहीं। वो कहते हैं हमारा तुम्हारा क्या लेना देना, हम तो वो हो गए, हम कुलीन वर्ग के हो गए। हाँ, ऐसे बोलते हैं। हम बहुत सारे दिल्ली NCR में IAS अधिकारियों से मिले, इस तरह। तो जिसकी ऐसी सोच है, तो मैं बताऊं आपको, एक बिहार के पति पत्नी दोनों IAS थे, कुर्मी, और दोनों को मंत्रालय में ब्राह्मणों ने जूतों से मारा था। किससे? दोनों को जूतों से मारा था। तो हमारे IAS की यह हैसियत, यह औकात। तो जो अपने समाज से, समूह से जुड़कर नहीं चलेगा, चाहे बड़ा हो छोटा, यही हाल हो। आपके मंत्रियों का देख ले, संतोष गंगवार हो रहे सांसद, कितने सीनियर, वह कभी कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए। ये क्या है? गुलामी है। 89 से पंकज चौधरी सांसद है गोरखपुर से, वो महाराजगंज से, आज तक पहली बार जो है वो राज्य मंत्री बने। इतने में बड़े खुश हैं। उनपे आप जितने भी देखिए, ठीक है। तो ये वो लोग क्या समझते हैं, ये जो वर्ग है बस गुलाम वाला ही है। तो गुलाम वाली मानसिकता से समाज को निकालना है। इसलिए सब लोग मिल करके काम करें। आपके बीच में न कोई छोटा है न बड़ा है, सबके लिए काम करें। जो आपके लड़के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको भी काम पर लगाइए। जैसे मीटिंग है, मीटिंग में सब पुरुष आ जाते हैं, अरे भाई आपके घर में महिलाएं भी है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, ऐसे हैं, सब हैं। तो सबको इस मीटिंग में शामिल करिए। जैसे हम लोग आ रहे हैं, वो भी कुछ सीखे। कहीं मीटिंग में जाइए, 50% आबादी महिलाओं की है, महिलाओं को नहीं लेंगे तो कहाँ से लड़ाई लड़ पाएंगे? तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं सब पर। तो हम ये आग्रह करेंगे, हम सब मिल के काम करें। और जो आपने ये चलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका परिणाम आएगा, दूरगामी परिणाम और आ रहा है। तो कुछ भी सवाल करना है मुझसे आप पूछेगा, हम पूरा समय दे रहे हैं। अपने जैसे लोग खड़े हो रहे हैं, पूर्वकालिक लोग खड़े कर रहे हैं, और लड़ाई अच्छी होगी, तगड़ी होगी। हम लोग जीते। देखिए, लड़ाई लड़ने पर हम लोग आ जाएंगे, पूरी दुनिया की कोई भी ताकत हम लोगों से नहीं जीत सकती। जब भी लड़ाई होगी, हम लोग जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। हम लोग कभी हार नहीं सकते किसी के साथ। आप सबको नमो बुद्धाय, तासी देले। आप लोगों को कुछ अगर सवाल पूछना होगा तो बताइएगा। तो कुछ भी सवाल पूछे, हम जवाब देंगे। और हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं, और आप लोगों के साथ बने रहेंगे। हम मौजूद हैं। हमारा नंबर जो है जनार्दन जी और राहुल जी से आप लोग ले लीजिएगा। नमो बुद्धाय, तासी देले। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल उसी अनुरूप आपने अपनी बातें कहीं, और ये पॉलिटी की बातें हैं।